हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे न्यूट्रॉन स्टार, वाइट स्टार या ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या ऐसे भी समझ सकते हो आप कि मतलब कोई भी स्टार के लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उसकी मतलब बर्थ होती है, स्टार्स के डेथ कैसे होते हैं। ये सब चीज़ को डिटेल में हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कॉस्मोलॉजी सीरीज का पहला लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। स्टार्स की लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहला किसी भी स्टार का जो फॉर्मेशन होता है वो नेबुला से होता है। नेबुला के बारे में आपको बता दूं मैं कि नेबुला ना एक तरह से बर्थ प्लस डेथ। ठीक है, नेबुला एक ऐसी चीज है जहां पे स्टार्स की बर्थ भी होती है और डेथ भी होती है। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्टेलर नेबुला से क्या बनते हैं? स्टार्स बनते हैं। अब ये स्टार्स दो प्रकार के बन सकते हैं। एक तो एवरेज स्टार बन सकता है जिसका साइज ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, एकदम मीडियम साइज होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। ठीक है, सन हमारा G2 स्टार है जो कि एक एवरेज स्टार है। G2 मतलब सेकेंड जनरेशन का स्टार है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का स्टार है और एक तरह से एवरेज है, मतलब ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सन की पिक्चर है एवरेज स्टार। कुछ क्या होते हैं बेटा? मैसिव स्टार होते हैं। मैसिव स्टार क्या होते हैं? जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सन के कंपैरिजन में 5 टाइम्स 10 टाइम्स या इवन 100 टाइम्स भी बड़े बड़े स्टार पा जाते हैं, मतलब सन भी उनके सामने मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैसिव स्टार में एक वो सबसे चमकीला है ना, क्या नाम है उसका? साइरस। ठीक है, या सीरियस भी कहते हैं, डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैसिव स्टार है। अब देखो, जो एवरेज स्टार होते हैं, ठीक है, अच्छा ये सब किससे बने? स्टेलर नेबुला से बने। स्टेलर नेबुला बेसिकली क्या होता है कि स्पेस टाइम में एक तरह से वास्ट क्लाउड होता है। किसका किसका? गैस का, डस्ट पार्टिकल का, आइस का। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं में जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण अट्रैक्शन होता है। अब वो सारे पार्टिकल पास आते रहते हैं, किसके कारण? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अट्रैक्शन के कारण सारे पार्टिकल्स पास आते हैं। जब पास आते हैं बेटा, जब पास आते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है गैसेस में, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उसके कारण एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण एक स्टार का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो स्टार में एनर्जी आ जाती है और वो लाइट प्लस हीट एनर्जी एमिट करने लगता है, यानी कि कह सकते हैं स्टार का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो एवरेज स्टार के साथ क्या होता है बेटा? जब एवरेज स्टार का मतलब जिंदगी समाप्त होने वाली होती है, यानी कि एकदम मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उनकी जो गैसेज है जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, वो क्या होते हैं? वो खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम एवरेज स्टार में मतलब कोई भी स्टार में खत्म होना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन होने की वजह से थोड़ा साइज में बड़े, थोड़ा नहीं काफी बड़े हो जाते हैं, और वो बनाते हैं रेड जाइंट। याद रहे, एवरेज स्टार ही किस में कन्वर्ट होते हैं? रेड जाइंट में कन्वर्ट होते हैं। यानी हमारा सन भी कुछ मिलियंस ईयर्स बाद क्या होगा? रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये रेड जाइंट बनेगा, ठीक है, रेड जाइंट में होगा, जब इसका विस्तार होगा, फैला होगा, तो आसपास के जो हमारे प्लैनेट्स है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, इन सबको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और ये सारे प्लैनेट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, रेड जाइंट का एक्सपेंशन होते होते एक तरह से ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रेड जाइंट तो भाई साहब अनस्टेबल ही होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से उसमें ब्लास्ट होता है। देखो कोई भी चीज ना स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, तो उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि स्टेबिलिटी खो देता है। तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? इसमें एक्सप्लोजन होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं और फटते हैं, तो प्लानिटरी नेबुला का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि नेबुला से स्टार बनते भी हैं, ठीक है, और जब खत्म होते हैं तो नेबुला बना देते हैं। मतलब नेबुला देखा जाए तो बर्थ और डेथ ग्राउंड है किसका? स्टार का है। ठीक है, इन प्लानिटरी नेबुला में जो स्टार का कोर बच जाता है, ठीक है, कोर, वो कोर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? व्हाइट ड्वार्फ स्टार में। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो कोर बचता है ना, कोर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कोर के अंदर क्या होते हैं भाई? मतलब बेसिकली कोई भी स्टार है उसके अंदर क्या होगा? पार्टिकल होगा, मैटर होगा। ठीक है, अब मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है रिपल्शन। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है भाई साहब? रिपल्शन होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रिंसिपल
रिपल्शन कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिपल्शन कहते हैं, जो एक तरह से काउंटरैक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है बेटा, एक तरह से अपोज करता है कौन से फोर्स को, जिस फोर्स के वजह से सारे पार्टिकल पास आ रहे हैं, और वो फोर्स कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इनके जो मैटर हैं वो पास आने की कोशिश करते हैं, श्रिंक होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और उसी को एक तरह से अपोज करता है हमारा कौन सा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिपल्शन, ठीक है। तो ग्रेविटी कोशिश कर रही है पार्टिकल्स पास आए, इन्फिनिटली पास आते रहे, बट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या करता है, उनको फैलाता है, रिपल्शन करवाता है। अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि जो वाइड ड्रॉप होता है ना, उसमें ये जो हमारा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिपल्शन जो है, ठीक है, वो बराबर हो जाता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस हो जाते हैं तो अब ये थोड़ा स्टेबल हो गया स्टार, यानी कि वाइट ड्वार्फ के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे वाइट ड्वार्फ हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इवेंचुअली और क्या होता है भैया, तो लास्ट में तो भाई ये भी वाइट ड्वार्फ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक ड्वार्फ में, और ब्लैक ड्वार्फ बनते ही ये कुछ ईयर्स के बाद ये वैनिश हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो स्टार का फॉर्मेशन हुआ स्टेलर नेबुला से, खत्म होता है जब व्हाइट ड्वार्फ बनता है, कन्वर्ट होता है ब्लैक ड्वार्फ में, और फिर वो हमारा तारा एक तरह से डेथ हो गया, खत्म हो गया उसका, ठीक है, स्टार का। अब बात करते हैं मैसिव स्टार में, ठीक। मैसिव स्टार के साथ क्या होता है बेटा, मैसिव स्टार की जब सारे फ्यूल्स रन ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली कोई भी स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम फ्यूल होता है, जब इनकी डेफिशिएंसी होती है, खत्म होने लगते हैं, तो इनमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन होता है, इसकी वजह से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये साइज में काफी लार्ज होते हैं। ये जो रेड सुपर जाइंट है इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हजारों सन इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो रेड सुपर जाइंट भी फिर अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या होगा, अपने साइज को छोटा करने के लिए एक्सप्लोड हो जाता है, और इसका जो एक्सप्लोजन है वो बहुत खतरनाक है, मतलब यूनिवर्स में कह सकते हो सबसे बड़ा जो एक्सप्लोजन है आफ्टर बिग बैंग यही है, ठीक है। इसको हम सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। तो जो रेड सुपर जाइंट है उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। और सुपरनोवा होने के बाद जो कोर बचता है, ठीक है, जो इसके अंदर कोर बचा, अगर इस कोर का साइज, ठीक है, अगर इस कोर का साइज चंद्रशेखर लिमिट से, ठीक है, चंद्रशेखर, ये साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, काफी फेमस फिजिसिस्ट है अपने टाइम पे, ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट के 1 या 2 गुना ज्यादा बड़ा हो, चंद्रशेखर लिमिट से 1 या 2 गुना, यानी कि जो हमारा सन का साइज है उससे 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है, तो वो स्टार कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, न्यूट्रॉन स्टार में। अब भाई न्यूट्रॉन स्टार की खास बात यह है कि इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इनके इनके न्यूट्रॉन स्टार के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, इनका 1 चम्मच उठाओ और माउंट एवरेस्ट दोनों कंपैरेबल होंगे, ठीक है। मतलब इसका 1 चम्मच वजन माउंट एवरेस्ट के पूरे टोटल वजन के बराबर होगा, इतना ज्यादा डेंस होते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार की खास बात क्या है, ये जो वाइट ड्वार्फ है ये बैलेंस्ड होता है, या फिर कह सकते हो बैलेंस्ड होता है किस फोर्स की वजह से, पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के रिपल्शन के द्वारा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। बैलेंस किसको कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बट जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होता, इनमें या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, या तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इनके रिपल्शन, ये जो हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, ये काउंटरैक्ट करते हैं किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस को, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को काउंटरैक्ट करते हैं, और ये बैलेंस होने के बाद ये हमारे न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं। अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, साइज की बात करूं, तो व्हाइट ड्वार्फ न्यूट्रॉन स्टार के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, ये छोटा होता है। बट डेंसिटी की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है न्यूट्रॉन स्टार का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसका, ब्लैक होल कैसे बनता है। तो सुनो, अगर ये जो कोर था, ये कोर चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इसका कोर का जो साइज है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो किससे, चंद्रशेखर लिमिट से, यानी कि हमारा जो सोलर मास है उससे या तो 10 गुना 5 गुना या 4 गुना से ज्यादा बड़ा कोर का साइज हो, तो ये अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो अट्रैक्शन हो रहा था पार्टिकल्स के बीच में, उसको काउंटरैक्ट नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता, ठीक है। चाहे तुम
सबसे एक तो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, इससे तगड़ा होता है इनके बीच में रिपल्शन, ठीक है। अब ये दोनों मिलके भी ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक तरह से उनको रोक नहीं पाते हैं। तो ग्रेविटी क्या करती है, इनके सारे पार्टिकल को पास लाते रहती है, मतलब पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स के अंदर इतना ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी को ऐसा माना जाता है कि एटम से भी छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, मतलब उससे छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी मैटर था, जो भी कोर था, वो इतना कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो स्पेस टाइम के कर्वेचर में एक बहुत छोटा सा रीजन बना देता है, ठीक है, बहुत छोटा सा रीजन बना देता है। वो उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, सो स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकता ब्लैक होल के अंदर, ठीक है। तो भाई ब्लैक होल के अंदर में क्या होता है भाई, सिंगुलैरिटी होता है। सिंगुलैरिटी सारे कोर श्रिंक हो करके, ठीक है, श्रिंक होके बहुत छोटा बनाते हैं, मतलब एक तरह से ना स्पेस टाइम के कर्वेचर में बहुत ज्यादा एक तरह से फोल्ड बना देते हैं, जिसके अंदर एक बार लाइट जाती है तो स्केप भी नहीं हो पाती। इसके अंदर वाले रीजन को सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये जो बाहर ये देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये जो बाहर देख रहे हो, ठीक है, ये तो हमारा सिंगुलैरिटी हो गया। और ये जो बाहर वाला रीजन है, यहाँ पे वो सारी एनर्जी है, लाइट है, जो आकर के ट्रैप हो गई है। अच्छा, सिंगुलैरिटी से जस्ट पहले ये जो रीजन है, इसको इवेंट होराइजन कहते हैं, इवेंट होराइजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इवेंट होराइजन वो जगह होती है ब्लैक होल में जहाँ से अगर लाइट भी जाए तो वापस नहीं आ सकती, मतलब यहाँ पे कोई भी वापसी की टिकट नहीं होगी। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर, यानी कि लाइट या फिर लाइट भी अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से वापस नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि भाई ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई जो सबसे फास्टेस्ट चीज़ है लाइट, वो तक स्केप नहीं कर सकती है। तो हमारा आपका है, हमारे रॉकेट का वहाँ से स्केप करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ठीक है। या बहुत लोगों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी एनर्जी जा रही हो किसी और यूनिवर्स में जा रही है, ठीक है, मतलब मल्टीवर्स थियरी वगैरह, ये सब बहुत सारी बातें इसमें जस्ट एजम्पशन है। या बहुत लोग मानते हैं कि ब्लैक होल एक पोर्टल की तरह काम करता है, वॉर्म होल की तरह, मतलब हमारे यूनिवर्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने का शॉर्टकट है, जो वॉर्म होल कॉन्सेप्ट में दिखाया जाता है साइंस फिक्शन मूवीज में, ठीक है। तो बहुत सारे अजम्पशन है, थियरीज हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस हैं, बट अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं चला कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। किसी को पता भी कैसे चलेगा, अगर हम कुछ भेजेंगे भी ब्लैक होल के अंदर तो उसका सिग्नल कभी वापस आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई लाइट तक स्केप नहीं कर सकता इसके अंदर से, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन का आना तो मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब जो भी ब्लैक होल के अंदर जाएगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना था कॉस्मोलॉजी का, काफी बेसिक लेक्चर था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, टिल देन बाय।